रहा, क्योंकि मंगलवार को एक तरह से यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग में ऐसी बातें कही जिनकी सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। आखिर माया को यह क्यों कहना पड़ा कि अगर वो अब सत्ता में आएंगी तो पार्क और स्मारक नहीं बनवाएंगी। ब्राह्मण सम्मेलन से मायावती का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। इधर अखिलेश ने बीजेपी के लिए ऐसी बात कही जिससे सियासी पारा हाई हो गया है और ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, वो भी अकेले दम पर। तो स्पेशल रिपोर्ट में यूपी में फैले विचित्र बुखार की भी बात करेंगे कि आखिरकार इस पे लगाम लगी या नहीं। आखिर इस जानलेवा बुखार से मुक्ति कब मिलेगी, इस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। – 2007 के बाद 2022 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फिर से सबको पिछाड़कर ब्राह्मणों के साथ सत्ता हासिल करने की हुकार भरने वाली बसपा ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया है। राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में मायावती पूरे तेवर में दिखी, ब्राह्मणों के लिए काम गिनाए, बीजेपी की खामियों का खाका खींचा और बदले अंदाज में 2022 के लिए बिगुल बजा दिया। संगोष्ठी से 22 के संग्राम का बिगुल। डीएसपी की प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी। बदले तेवर में मायावती का हमला। ब्राह्मणों से करीबी का इरादा। सम्मान और सुरक्षा का वादा। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्मारक नहीं, विकास पर बीएसपी का फोकस। तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। बाईस की जंग नई है, बड़ी है, कई समीकरण बदल चुके हैं और कई बदलने की सियासत में सभी दलों की पूरी तैयारी है। ऐसे में 2007 में सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता को रिजर्व करने वाली बीएसपी ने पुराने फार्मूले पर 22 की फाइट लड़ने का मन बना लिया है और लखनऊ में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में एक बार फिर पार्टी ने बता दिया कि उसके फोकस में है तो सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती आई हैं। बीएसपी इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े हथियार के तौर पर देख रही है और इसीलिए सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलनों से उन्हें पाले में लाने की 75 जिलों से कोशिश की गई। तो लखनऊ में खुद मायावती ने एक एक काम गिना दिए और ये भी कह दिया कि ब्राह्मण साथ रहा तो जीत पक्की है। बुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में
वह हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। आगामी विधानसभा आम चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। मायावती ने हर वो वादे ब्राह्मणों से किए जो उनसे करीबी बढ़ा सके। बीजेपी राज में उनके अपमान का हवाला देकर फिर से साथ देने की अपील की और बदले माहौल में स्मारकों वाली नहीं, विकास वाली बातें कर समीकरण साधने की कोशिश की। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया और फिर से दलित पिछड़ों के सम्मान को प्राथमिकता बताया। अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 में किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 125 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था। मेरी गवर्नमेंट बनने से पहले हमने उसे हर साल बढ़ाया। जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य 2 गुना हो चुका था। अर्थात हमने उसे 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। परंतु ठीक इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान जबकि सपा की सरकार थी तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसने तो सन 2017 से 2021 के बीच में यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अभी तक प्रदेश में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों की बागडोर संभाल रहे सतीश मिश्रा इस मौके पर फिर बीजेपी पर हमलावर दिखे और साफ कहा कि पार्टी ने विकास के नाम पर छलावा किया। काम केवल बीएसपी के शासन में हुए जिसे लोग आज भी याद करते हैं। महिलाओं के साथ में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दुराचार हो रहा है। कह रहे थे वोट ले रहे थे महिलाओं के नाम से, महिलाओं से वोट मांगा कि सुरक्षा के नाम पे वोट दे दो। क्या वोट दिया? हम तो पूरे प्रदेश में घूम के आए हैं। जितना दुखी इस समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो शायद और लोग अन्य नहीं होंगे जितनी महिलाएं दुखी हैं। उनके साथ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर 2 घंटे में दुराचार होता है और बलात्कार होता है। यही इनकी सुरक्षा थी। इस प्रदेश में अगर विकास की बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा ये भी सब जानते हैं। सिर्फ बहन मायावती जी का नाम लिया जाएगा और किसी का नहीं लिया जाएगा। चाहे वो जिस तरफ देख लीजिए विकास का उन्होंने ऐसा दौड़ लगाया था। 5 साल की सरकार थी लेकिन 5 साल की सरकार में क्या क्या नहीं किया उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है पार्टियां अपने लिए अपने हिसाब से माहौल बनाने में जुटी हैं।
ऐसे में पुरानी रंगत में राजनीतिक पैठ बनाने में जुटी बीएसपी और खुद मायावती ने बता दिया है कि जिसने भी उन्हें हल्के में लिया वो उसे भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। – 2022 के चुनाव में सत्ता की वापसी की राह तैयार करने में जुटी सपा अब जमीन पर फुल फ्लैश ताकत के साथ माहौल बनाने में जुट गई है। कमान खुद अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। मैनपुरी इटावा में अखिलेश बीजेपी पर हमलावर रहे और सपा के काम गिनाकर सियासी गुणा गणित सिट करते देखे गए। समाजवादी माहौल बनाने में जुटे अखिलेश, चाचा को सम्मान, बीजेपी पर हमला, विकास पर अखिलेश का करारा वार, बीजेपी को हिंदुत्व पर घेरा, न चाल, न चरित्र, न चेहरा। यूपी की सत्ता पर वापसी के लिए दिन रात एक किए हुए अखिलेश बीजेपी पर एक एक मुद्दे पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि मुद्दे बहुत हैं और अगर माहौल बना लिया तो जीत की जंग आसान हो सकती है। इसीलिए आम जनता से जुड़े मामलों से लेकर सियासी सवालों तक पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता ने नेताजी को और समाजवादी पार्टी का हमेशा समर्थन किया है। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है। यूपी में ताबड़तोड़ दौरों से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने में जुटे अखिलेश समाजवादी गढ़ इटावा मैनपुरी में फिर बीजेपी पर हमलावर दिखे। मैनपुरी में सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव के बेटे का निधन हुआ था। यहां पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी और मीडिया से बात में साफ कह दिया कि 22 में बदलाव होगा। बीजेपी झूठ बोलती है और विकास की सारी बातें कोरी हैं। जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं। असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी में अखिलेश बीजेपी के कामकाज और वादों दावों पर सवाल खड़े करते नजर आए तो इटावा में जनता के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। किसानों का मुद्दा भी इन दिनों सियासत में खूब सुर्खियां बटो रहा है, तो अखिलेश कहां चूकने वाले थे। सीधा आरोप मढ़ा और कहा कि बीजेपी राज में महंगाई दोगुनी हुई है, जबकि वादा किसानों की आय दोगुना करने का था। अखिलेश शिवपाल के सवाल पर भी सधे अंदाज में यहां बयान देते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। ये अखिलेश की राजनीति की स्टाइल है कि वो सरकार से सवाल करते हैं, वार करते हैं और खुद के काम गिनाकर उन सवालों का जवाब देते हैं। जनता के मूड के बहाने ही सही कार्यकर्ताओं को बड़ी जंग के लिए तैयार करते हैं और मैनपुरी और इटावा के दौरों में इन्हीं बातों की झलक दिखी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की जो दूरियां थी वो पूरी तरीके से लगभग घटती गई हैं और यही वजह है कि दोनों तरफ से बयान तेजी से आ रहे हैं। अब ये वो दिन दूर नहीं जब एक मंच पे बैठे हुए ये दोनों नेता आपको दिख जाएं, क्योंकि 22 की रणनीति के तहत जिस तरीके से अखिलेश यादव बना रहे हैं उसमें छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले हैं और आज भी उन्होंने इस बारे में संकेत दे दिया है कि शिवपाल सिंह यादव का पूरा सम्मान होगा और उनके लिए सीट भी छोड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन नफीस खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। ओवैसी ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी में उनकी पार्टी किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर 100 सीटों पर ताल ठोकेगी, यानी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। उनका यह कहना था कि बहुत हो गया, मुसलमान दूसरों को जिता लिए, अब मुसलमान खुद को वोट देगा
और जिताएगा भी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही कांटे का होने वाला है और इस चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने इसे और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस चुनाव में इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि इस बार अल्पसंख्यक मतदाता का मूड क्या है। अगर ओवैसी की बात माने तो प्रदेश का पूरा मुसलमान उनके साथ है और इस बार मुसलमान दूसरों को जिताएगा नहीं बल्कि वो खुद जीतेगा। ओवैसी ने मुसलमानों में जोश भरते हुए साफ संदेश दिया कि इस बार यूपी का मुसलमान एकजुट हो जाए, क्योंकि उसे खुद अपनी पार्टी से चुनाव जीतना है। कभी किसी को भैया माना तो कभी किसी को नेताजी कहा, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? विकास के मामले में मुसलमान बहुत पीछे छूट गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगे भी हो सकता है। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि अब यूपी का मुसलमान किसी को जिताएगा नहीं बल्कि वो खुद जीतेगा। 60 सालों से उत्तर प्रदेश का मुसलमान इधर उधर पार्टियों में भटक रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान अपनी पार्टी को वोट देगा और वो खुद जीतेगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को हराना है और इसके लिए वो अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं। कई जिलों में उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। करीब 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि प्रदेश का मुसलमान उनकी पार्टी से जुड़ रहा है। अतीक अहमद का परिवार उनकी पार्टी के साथ है। ओवैसी ने अतीक की पत्नी परवीन को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों नहीं? क्या बात है? OBC हमारे भाई हैं, दलित हमारे भाई हैं, क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करें, बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओवैसी ने एक तरफ मुसलमानों के विकास की बात कही तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों को अपना भाई बताकर बड़ा सियासी दांव चला है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। बिहार चुनाव में सफलता का स्वाद चख चुके ओवैसी को यूपी में भी काफी उम्मीदें हैं। मुसलमानों के साथ साथ अगर दलित और पिछड़े समुदाय के लोग भी ओवैसी की पार्टी से जुड़ते हैं तो बात काफी हद तक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। I hate